नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास और पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिमिटिव कास्ट्स के बारे में, यानी भारत की आदि जातियों के बारे में या आदिम जातियों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या नदी घाटी के सभ्यता के बारे में। इतने सारे नाम हैं इसके। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। और उस समय जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। ठीक है, क्योंकि ये सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई, इसलिए इसका एक नाम नदी घाटी सभ्यता भी है। तो सबसे पहले चार्ल्स मौसान ने ने 1886 ईस्वी में ये बताया कि ये हड़प्पा नामक जो दो टीले हैं, समझ में आया? ये जो दो टीले हैं हड़प्पा नामक स्थान पर, यहाँ पर कोई एक बड़ी सभ्यता हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मौसान ने 1886 ईस्वी में दी। तत्पश्चात पुरातत्व विभाग, ठीक है, पुरातत्व विभाग के निदेशक, या यूं कह सकते हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में या जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में 1921 एडी में, यानी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहिनी ने उत्खनन कार्य शुरू करवाया
और ये सभ्यता प्रकाश में आई। अब ये उत्खनन कार्य क्यों शुरू किया गया? ऐसा है कि अंग्रेजों ने लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य आरंभ किया। तो रेलवे लाइन बिछाने में, ऐसे रेलवे लाइन जाती है तो धरातल से इसे कुछ ऊंचा रखा जाता है। यह रेल की पटरी है, आप देख रहे हैं इस तरह से, है ना। ये स्लीपर होते हैं, स्लीपर। तो अब यहाँ जो है क्या कि ये इस रेलवे लाइन को धरातल से ऊंचा रखा जाता है। अब इस धरातल को, यानी ये जो ट्रैक है, ट्रैक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मिट्टी और ईंटों की आपूर्ति, मिट्टी और ईंटों की आवश्यकता थी। इसकी आपूर्ति के लिए यही जो 2 टीले थे हड़प्पा नामक स्थान पर, इसकी खुदाई आरंभ कर दी गई। तो खुदाई में जो है एक अत्यंत उन्नत किस्म की सभ्यता जो है सामने आई, समझ में आई। तो दयाराम साहनी ने वहां उत्खनन कार्य शुरू कराया, खुदाई, उत्खनन कार्य आरंभ कराया। ठीक है। और जैसे जैसे खुदाई होती गई तो उन्नत किस्म की सभ्यता प्रकाश में आई, उन्नत किस्म की सभ्यता जो है हमारे सामने आई। ये सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी कि हम लोग आज भी उतने विकसित नहीं हैं। आगे चल करके हम देखेंगे कि किस प्रकार ये सभ्यता उन्नत थी। तो 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। कालांतर में, यानी 1 साल बाद, 1922 ईस्वी में, ठीक, एक बौद्ध स्तूप की खुदाई जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जो है खुदाई आरंभ करवाई राखालदास बनर्जी ने। वो मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में। यहाँ भी विशाल सभ्यता प्रकाश में आई। एक्चुअल में क्या है, एक बौद्ध स्तूप था गौतम बुद्ध का, उसकी खुदाई करवाई जा रही थी। तो सभ्यता का पता चला, विशाल सभ्यता जो है प्रकाश में आई। और कालांतर में जो है पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानियां बताया। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता के विशाल साम्राज्य की
या एक विस्तृत साम्राज्य की, एक विस्तृत यानी बहुत बड़े, फैले हुए, विशाल, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। पूछा गया है सवाल कि जुड़वा राजधानियां बताया। ठीक, तो ये बात हुई। इसके बाद जो है इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी की घाटी की सीमाओं से बाहर जब मिलने लगे, पहले तो इसका नाम मैंने अभी बताया कि सिंधु सभ्यता रखा गया या सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया, लेकिन जब ऐसे स्थान मिलने लगे जो सिंधु नदी की सीमा से बाहर थे या सिंधु नदी के परिक्षेत्र से बाहर थे, तब इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब जो है अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चल चुका है। यानी जो हमारा भारत उपमहाद्वीप है, इसमें लगभग 1000 जगहें मिल चुकी हैं, ऐसे प्लेसेस मिल चुके हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हैं, लेकिन केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और हिसार एवं बनवाली, हिसार एवं बनवाली को ही नगर की संज्ञा दी गई है, इन्हें ही नगर माना गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने अभी बताया कि 1000 स्थान ऐसे मिल चुके हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हैं, इस सुविस्तृत सभ्यता के हैं। अब जो है एक सवाल बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को या नदी घाटी सभ्यता को कहना सबसे अधिक उचित है, तो इसे क्या कहना सबसे ज़्यादा उचित है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उतना उचित नहीं, क्योंकि इसके स्थान जो है सिंधु नदी के परिक्षेत्र से बाहर भी मिले हैं। ठीक है, ये सभ्यता चूंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता कहना ही सबसे ज़्यादा उचित है। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली थी, कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत थी, कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो मैं बता दूं
कि इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, इस सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल पश्चिमी पूरा स्थल जो है इस सभ्यता का, वो है सुतकॉगेन डोर। ठीक। अब अगर हम पूर्वी पूरा स्थल की बात करें तो पूर्वी पूरा स्थल जो है वो है उत्तर प्रदेश का हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। पूर्वी पूरा स्थल मेरठ के पास है ये, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। अब भाई 4 दिशाएं होती हैं ऐसे, ये हो गया तुम्हारा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, ठीक है। पश्चिमी हो गया तुम्हारा सुतकॉगेन डोर। उत्तरी जो पूरा स्थल है वो है जम्मू कश्मीर का मांडा, ठीक है। और दक्षिणी जो पूरा स्थल है वो दैमाबाद या दाइमाबाद। तो इस तरह से ये स्थान है। समझ में आ गया कि इसकी सभ्यता कहाँ कहाँ तक विकसित थी, कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। पूर्वी पूरा स्थल जो है आलमगीरपुर, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पूरा स्थल आपका दैमाबाद या दाइमाबाद है। ठीक। तो त्रिभुजाकार सभ्यता थी ये लगभग। समझ में आया? ऐसे इस तरह से, तो इस तरह से त्रिभुजाकार सभ्यता थी। नोट कर लीजिए इसे। अब बात आती है कि ये त्रिभुजाकार वाला जो क्षेत्र है ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सभ्यता 12,99,620 वर्ग किलो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्र में फैली हुई है। समझा गई होगी बात। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक है, अब आती है बात, खास बात, कि इसकी डेट को लेकर के कंफ्यूजन है कि ये सभ्यता लगभग किस समय की है, किस सन की है। ठीक है, तो बात करते हैं तिथि निर्धारण। तिथि निर्धारण। अब जो है सैंधव सभ्यता को की तिथि को निर्धारित करना निसंदेह जो है बड़ा कठिन काम है। ये सभ्यता कब की है रियल में देखा जाए तो ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन जो अब एक वर्तमान में सबसे प्रचलित पद्धति है और सबसे विश्वसनीय वैज्ञानिक पद्धति है C14 यानी कार्बन 14। ठीक, तो रेडियो कार्बन विधि जो है ये आयु ज्ञात करने का सबसे प्रमाणिक माध्यम है। तो इसमें जो है सबसे पहले जॉन मार्शल ने प्रयास किया 1931 में। इस सभ्यता की तिथि उन्होंने लगभग 3200 ईसा पूर्व से 2750 पूर्व निर्धारित किया। 1931 में जॉन मार्शल, सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया, जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता का काल, इस सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व यानी BC से लेकर 2750 ईसा पूर्व बताया। यानी उन्होंने बताया कि ये सभ्यता लगभग 3250 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 2750 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। 500 साल ये सभ्यता चली। ठीक है, अगली बात जो आती है वो ये है कि 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व जो है ये अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व ये जो है काल बताया है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, ठीक है। अगला जो विचार व्यक्त किया है 2350 से 1700 ईसा 3500 से 2700 ईसा पूर्व जो है 3500 से 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व ये डेट बताई है जॉन मैके ने। सॉरी माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, इनका यानी माधव स्वरूप वत्स का मानना है कि ये सभ्यता
3500 ईसा पूर्व आरंभ हुई और 2700 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। अगली डेट जो दी है वो दी है सीजे गैड। इन्होंने 2350 से 1700 ईसा पूर्व सीजे गैड ने जो है 2350 से 1700 ईसा पूर्व बताया है और 2500 से 1500 ईसा पूर्व 2500 से 1500 ईसा पूर्व ये डेट दी है, तारीख बताई है मार्टिनर व्हीलर। उन्होंने ये काल बताया है इस सभ्यता का। ठीक है, लगभग 1000 साल चलने वाला ये काल बताया है मार्टिनर व्हीलर ने। और 2000 से 1500 ईसा पूर्व 2000 से 1500 ईसा पूर्व ये काल बताया है फेयर सर्विस ने। अब बात आती है कि इन कालों में सर्वाधिक मान्य काल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, यानी सर्वमान्य काल कौन सा है। तो इसके लिए इसका जो है रेडियो कार्बन विधि जो मैंने पहले बताई, तो रेडियो कार्बन विधि की जो डेट है वो है 2500 से 1750। इनमें अलग अलग किताबों में कुछ में 2400 भी मिलता है, लेकिन 2500 से 1750 ईसा पूर्व ये है रेडियो कार्बन विधि और यही सर्वमान्य है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, कई बार सवाल आया है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा है। तो ये रेडियो कार्बन विधि या आयु ज्ञात करने के लिए प्रमाणिक किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो C14 या रेडियो कार्बन विधि। तो इस तरह से ये हो गया इसका तिथि निर्धारण। तो आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इससे आगे पढ़ेंगे। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आपके अच्छे भविष्य का आकांक्षी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए